अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 250। जॉनी सामने वाली सीट से उठकर खड़ा हो गया, मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ। वह मेरे सामने घुटने टेक कर फर्श पर दोजानू हो गया। मेरे घुटने पर सर रख कर बोला, पता नहीं मुझे क्या होने लगता है। अभी ऐसी ख्वाहिश हो रही है जो पहले कभी तसव्वुर में भी ना थी। मैंने झुककर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर पूछा, अपनी ख्वाहिश बताओ। वह अचानक फर्श पर से उठा, फिर मेरे बेहद नज़दीक आ गया। एक गहरी सांस लेकर बोला, यही जी चाहता था कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले कोई ऐसी वैसी बात दिमाग में आती तो मुझे गुस्सा आता था। मैं फख्र से खुद को मर्द बच्चा कहता था। मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई बड़ी बात हो गई है। कोई जल्जला आया है, मेरी ज़मीन कहीं से फट गई है, तिड़क गई है और मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने उसे प्यार से थपकते हुए अपने साथ वाली सीट पर बिठाया, फिर कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसे समझना बहुत आसान है, मगर दुश्मनों ने तुम्हें ब्रेन वॉशिंग के जरिए अजूबा बना दिया है। इससे पहले कि तुम अपने मुतल्लिक तहकीक करो, अपनी ज़ात में खुद को तलाश करो। तुम्हारे तब्दील होने का वक्त आ जाता है। तुम एक हैसियत से मर जाते हो और दूसरी हैसियत से जो ज़िंदगी पाते हो, ज़िंदगी को अगले 12 घंटे बाद भूल जाते हो। तुम्हारा मसला बहुत अजीब और बहुत पेचीदा है। अगर वो ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग को भटकाना छोड़ दे तो पेचीदगी कम हो जाएगी। मैं इंसानियत के नाम पर उस ख्याल ख्वानी करने वाले से इल्तिजा करता हूँ कि वो जॉनी का पीछा छोड़ दे। मैं जॉनी की तसल्ली के लिए इल्तिजा कर रहा था, जबकि दुश्मनों से हमदर्दी और दोस्ती की तवक्को बेबस होती है। ये दुश्मन की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जॉनी को अजीब अंदाज में मेरे सामने पेश करके उसे मेरी कमजोरी बना दिया था। वो जानते थे कि अब मैं उसे तनहा भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ रखूंगा। तो उन्हें मेरी मसरूफियत का इल्म होता रहेगा। पहले वो मालूम करना चाहते थे कि यह फरहाद का हमशक्ल कौन है। मैं गुमशुदा त्यारी को तलाश करके पेरिस पहुंच जाने का जो कारनामा अंजाम दे रहा था, उससे मेरी अहमियत बढ़ गई। सुपर मास्टर, मास्कमैन और दूसरे तमाम दुश्मन अच्छी तरह समझ गए कि उस त्यारे में ज़रूर कोई खास बात है जिसे हार्वे गहरे राज में रखते हुए पेरिस ले गया है। हम पेरिस पहुंच गए। फौज के आला अफसरान ने बड़ी गर्मजोशी से मेरे इस्तकबाल किया। मैंने कहा, यह जॉनी मेरा बेहतरीन दोस्त है, लेकिन इसके अंदर एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। पहले इसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दें, इसे बाहर निकलने ना दें, लेकिन दोस्ताना रवैया इख्तियार करें। 2 फौजी जवान उसे ले गए। मैंने एक अफसर से कहा, मैं अभी अहम मामलात पर गुफ्तगू करूंगा, उससे पहले इस पायलट हसीना को हिरासत में लिया जाए और सख्त पहरे में रखा जाए। उस हसीना को हिरासत में ले लिया गया। वो बोली, मिस्टर हार्वे, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं है, मैं तमाम ज़रूरी बातें तुम्हारे दिमाग से मालूम कर चुका हूँ। वैसे वादा करता हूँ तुम्हें जल्द रिहाई मिल जाएगी। तुम जहाँ जाना चाहोगी जा सकोगी। फौजी जवान उसे भी ले गए। मैंने अफसर से कहा, एक आखिरी बात और है। मैंने एक कागज़ पर जॉनी के लिबास का नाप, उसके सैंडल का साइज, 2-4 विग्गियाँ और दूसरी जनाना ज़रूरियात के सामान की एक फहरिस्त लिखी। फिर उसे देते हुए कहा, यह सामान 1 घंटे के अंदर मेरे कॉटेज में पहुंचा दें। इसके बाद मैं 2 आला अफसरों के साथ एक दफ्तरी कमरे में आया। उन्हें खुफिया अड्डे के मुतल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा, मैं वहाँ से कई माइक्रो फिल्में और अहम फाइलें साथ लाया हूँ। फाइलें त्यारे के अंदर हैं और माइक्रो फिल्में मेरी जैकेट की अंदरूनी जेबों में। एक आला अफसर ने कहा, आप वो फिल्में दिखाएं। मैं अभी दिखाता हूँ। पहले तजुर्बेकार और काबिल एतमाद इंजीनियर्स को कॉल करें। उन्हें इस त्यारे के मुख्तलिफ हिस्सों को खोलने का हुक्म दें। इसके अंदर और बहुत से ममालिक के अहम राज छुपे हुए हैं। वो अफसरान हरकत में आ गए। वायरलेस के जरिए कोड वर्ड्स में बातें करने लगे। त्यारे की अहमियत मालूम होते उसकी हिफाजत के लिए और सख्त इंतजाम कर दिए। वजारत खारजा के सेक्रेटरी से रब्ता किया तो उसने बताया, अमरीका, रूस, मशरकी जर्मनी, पोलैंड, कोरिया और जापान से सिफारती सतह पर मुसलसल कॉलें आ रही हैं। हर मुल्क के दफ्तर खारजा से कहा जा रहा है कि उस मुल्क के साथ धोखा हुआ है। वहाँ के अहम राज चुराए गए हैं और नामालूम टेलीपैथी जानने वालों ने उन ममालिक को बताया कि वो तमाम राज एक त्यारे के जरिए फ्रांस पहुँचाए गए हैं। हुकूमत फ्रांस के लिए अगरचे मुश्किलात पैदा हो गई थी, मगर अहमियत बहुत बढ़ गई थी। सुपर ताकतें भी नरम लहजे में दरख्वास्त कर रही थीं कि उनका कोई राज किसी दुश्मन मुल्क तक ना पहुंचे। वह बड़ी से बड़ी कीमत देकर अपने मुल्क की माइक्रो फिल्में हासिल करना चाहते थे। फिलहाल फ्रांस की वजारत खारजा इस हकीकत से इनकार कर रही थी कि उनके मुल्क में दूसरे ममालिक के अहम राज किसी त्यारे के जरिए पहुंचे हैं। इन मामलात में 1 घंटा गुजर गया। 9 बज चुके थे। 10 बजने में 1 घंटा बाकी रह गया। आला अफसर ने कहा, मिस्टर हार्वे, वो माइक्रो फिल्में कहाँ हैं? मैंने जैकेट की जेबों में हाथ डालकर वो फिल्में निकाली। मैंने खुफिया अड्डे से गिनकर 25 फिल्में जेबों में रखी थीं। अब उन्हें निकाला तो वो 21 थी, यानी 4 गायब हो गई थी। मैंने जैकेट की तमाम जेबों को टटोला। एक अफसर ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, 4 माइक्रो फिल्में कम हैं। मुझे याद है मैंने 25 फिल्में गिनकर अपने पास रखी थीं। जस्ट अ मिनट, मुझे सोचने दें।
सोचने पर एक ही बात समझ में आई, जॉनी त्यारे में मेरे पास आया था और मेरे गले लग गया था। इधर मैं उसकी कुर्बत से सरशार हो रहा था, इधर दुश्मन ने उसके जरिए 4 फिल्में निकाल ली थी। यह समझ में आती मैं जॉनी के दिमाग में पहुंचा। वो अब फौजियों की हिरासत में नहीं था, एक कार में कहीं जा रहा था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि उसके जरिए मैं उसकी कार की निशानदेही ना कर सकूं। मैंने कहा, ऑफिसर, तुम्हारे फौजी जवानों ने जॉनी को छोड़ दिया है, वो एक कार में कहीं जा रहा है, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने अफसरान के साथ तेज से चलता हुआ वहां पहुंचा जहां जॉनी को एक कमरे में रखा गया था। एक अफसर ने पूछा, जॉनी कहाँ है? जूनियर अफसर ने जवाब दिया, सर, एयरफोर्स के कमांडर साहब आए थे, वो ये कहकर जॉनी को ले गए कि आला अफसरान के सामने इस लड़के को तलब किया गया है। इतने बड़े अफसर के हुक्म की तामील करना उनका फर्ज था। उन्होंने जॉनी को उस अफसर के हवाले कर दिया। मेरे साथ आने वाले तमाम अफसरान ने अपने तौर पर ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम किया, यह अहकाम जारी किए कि कमांडर जहां भी नजर आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने कहा, वैसे कमांडर बेकसूर है। जॉनी के अंदर छुपे हुए शख्स ने उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर जॉनी को अगवा कराया है। मुझे इजाजत दें, मैं जॉनी को खुद तलाश करूंगा। आला अफसर ने कहा, मिस्टर वुल्फ, अगरचे तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, ताहम उस लड़के को साथ लाकर दुश्मन को हमारे दिमागों में पहुंचने का मौका भी दिया है। मैं और मेरे चंद साथी अफसर योगा के माहिर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सिवा कोई त्यारे के करीब ना जाए। बहरहाल, हम तुम्हारी गलती की शिकायत तुमसे नहीं, मादाम सोनिया से करेंगे। तुम जा सकते हो। मैं नादिम था। दुश्मन ने जॉनी को मेरे करीब रखकर थोड़ा सा फायदा उठा लिया था। आइंदा मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। मेरे लिए कार भेजी गई। मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया, घड़ी देखी, 10 बजने में आधा घंटा रह गया था। मैं जॉनी के दिमाग में पहुंचा, पता चला वो गफलत में है, गहरी नींद सो रहा है। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग को पढ़ा, फिर कार स्टार्ट की, तेजी से ड्राइव करते हुए अपने कॉटेज में पहुंचा। जॉनी एक बिस्तर पर आराम से सो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा। वो मेरा दुश्मन नहीं था, मगर दुश्मनी का जरिया बन गया था। फिलहाल उसके अंदर छुपे हुए दुश्मन को भगाने का मौका हाथ नहीं आ रहा था। जॉनी को अपने पास से भगाने में चंद सेकंड भी ना लगते, लेकिन वो मेरी नाकामी होती और उस पर जुल्म। कमाल तो ये होता कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता। 10 बजने में अब सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने उसकी ज़रूरत का तमाम जनाना सामान उसके बिस्तर के पास रखा, फिर दूसरे कमरे में आकर बैठ गया। ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन ने जिस फौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा करके जॉनी को अगवा किया था, उस अफसर को मेरे उस कॉटेज का पता था। दुश्मन हजार दुश्मनी के बावजूद ये चाहता था कि जॉनी को 10 मिनट से पहले किसी घर की चारदीवारी मिले। उसने अफसर के जरिए उसे मेरे कॉटेज में पहुंचा दिया, लेकिन उससे पहले रास्ते ही में वो 4 माइक्रो फिल्में हासिल कर ली थी। उन फिल्मों को हासिल करने के लिए मास्कमैन का कोई खास आदमी किसी खास जगह मुंतजिर होगा। अफसर ने उस जगह गाड़ी रोकी होगी। इंतजार करने वाले ने जॉनी की जेब से माइक्रो फिल्में निकाल ली होंगी। इसके बाद अफसर ने गाड़ी आगे बढ़ाकर जॉनी को कॉटेज में पहुंचाया होगा। उस टेलीपैथी जानने वाले ने इसी तरीकेकार पर अमल किया होगा। मुझे दूसरे कमरे में आहट सुनाई दी। मैंने जॉनी के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो नींद से बेदार हो गया था। बिस्तर से उठकर सोच रहा था, मैं कहाँ हूं, ये कौन सी जगह है। वो ख्याल ख्वानी करने वाला उसकी सोच में कह रहा था, अभी मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिलहाल आईने के सामने जाना चाहिए। वो आईने के सामने आया, फिर खुद को देखकर चौंक गया, बल्कि चौंक गई। 10 बज चुके थे। वो अपने सर को छूकर कह रही थी, ये मेरे सर के बाल लड़कों जैसे क्यों रहते हैं, लड़कियों जैसे बढ़ते क्यों नहीं, और ये मैंने लड़कों जैसा लिबास क्यों पहना हुआ है। वो लिबास को उतार कर फेंकने लगी। आईने में अपने हसीन वजूद को देखकर खुश होने लगी। खुश होते होते अचानक संजीदा हो गई। उसे किसी नामालूम सी तब्दीली का एहसास हुआ। उसके अंदर से जज्बों ने कुछ कहा जो समझ में नहीं आया। वो सोचती हुई वहां के सामान को देखने लगी। एक पैकेट से स्कर्ट और ब्लाउज निकाल कर पहनने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पहनावे और श्रृंगार से मुकम्मल लड़की बनती जा रही थी। इस दौरान वो उलझी हुई सी रही, मगर उलझन समझ में नहीं आई। उसके दिमाग में अब मालूमाती सोचें उभर रही थी। मैं स्विट्जरलैंड से वापस आ गई हूँ, अभी पेरिस में हूँ। यह हार्वे वॉटसन का कॉटेज है। फरहाद अली तैमूर के 2 हमशक्ल हैं। दूसरे हमशक्ल का नाम ब्रायन वुल्फ है। वो उसे याद दिला रहा था कि गुज़िश्ता रोज जब वो पेरिस से स्विट्जरलैंड जा रही थी तो तैयारी की सीढ़ी के पास ब्रायन वुल्फ से सामना हुआ था। फिर स्विट्जरलैंड के एक कॉटेज में ब्रायन वुल्फ उसके साथ वाले कमरे का किराएदार था। इसके बाद वो रात भर जीना की हैसियत से मर गई थी और अब दिन के 10 बजे हार्वे वॉटसन के कॉटेज में फिर जिंदा हुई। उसे कमरे से निकलकर देखना चाहिए कि कॉटेज में अभी वो तन्हा है या कोई यहाँ मौजूद है। वो मुकम्मल हसीन लड़की के रूप में खुद को कद्दे आदम आईने के सामने देख रही थी। अपने हुस्न शबाब को देखकर अंगड़ाई ले रही थी। फिर अंगड़ाई लेते लेते रुक गई। सोचने लगी, पहले अंगड़ाई के लिए बदन ऐसा नहीं टूटता था। ये जोड़ जोड़ में मीठा मीठा सा दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैं किसी से फाइट करती रही हूँ? क्या किसी ने मेरी इतनी पिटाई की है कि रुई की तरह धुनक कर रख दिया है? उसके दिमाग में सोच उभरी, मुझे फजूल बातें नहीं सोचना चाहिए। कमरे से निकलकर कॉटेज का जायजा लेना चाहिए। वो आईने के पास से घूमकर एक अदायनात से चलती हुई कमरे से बाहर आई। मुझे देखकर ठिठक गई, फिर बोली, तुम ब्रायन वुल्फ हो? मैं आतिशदान के पास बैठा हुआ था। इजी चेयर से उठकर बोला, खुदा का शुक्र है तुम मुझे ब्रायन वुल्फ कह रही हो।
वरना दुनिया वाले जिस तरह तुम्हें जॉनी समझते हैं उसी तरह मुझे हार्वे वॉटसन कहते हैं। जीना के दिमाग में समझाया गया था कि मैं हार्वे वॉटसन हूँ। ये बात उसे याद आ गई। वो बोली, तुम हार्वे हो? मैंने नागवारी से कहा। तो फिर मैं तुम्हें जीना नहीं, जॉनी, लड़की नहीं, लड़का कहूँगा। वो पाँव पटक कर बोली, मैं लड़का नहीं, लड़की हूँ, जीना हूँ। मैंने भी पाँव पटक कर कहा, मैं हार्वे नहीं, वुल्फ हूँ। पिछली रात हम एक ही कॉटेज के 2 कमरों में थे, आज भी एक कॉटेज में है। तुम मुझे कल से अच्छी तरह देख और समझ रही हो। फिर भी मुझे हार्वे कहोगी तो मैं जीना के वजूद को तस्लीम नहीं करूंगा। वो कायल होकर बोली, हाँ मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम वुल्फ हो, मगर हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम कुछ हैं, लोग हमें कुछ और समझते हैं। जीना, मेरे अंदर कोई बोलता है कि मैं पहले कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया हूँ, और मेरे साथ कॉटेज में जो लड़की है उसका नाम जीना है। वो जल्दी से बोली, मेरे अंदर भी कोई इसी तरह बोलता है। अभी बोल रहा था कि मैं पेरिस के एक कॉटेज में हूँ और मेरे साथ इस कॉटेज में हार्वे वॉटसन है, हालांकि तुम वुल्फ हो। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे वुल्फ समझ रही हो। मैं तुम्हें जीना कहता रहूंगा। जीना बहुत ही प्यारा नाम है। इतना खूबसूरत नाम तुम्हारे ही हुस्न पर सजता है। जी चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। लेकिन वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो रही थी। उसने पूछा, लेकिन क्या? मैंने मायूस होकर कहा, मैं हमेशा तुम्हें देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं रात के 10 बजे मर जाया करता हूँ। वो चौंक कर बोली, अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मैं भी रात के 10 बजे मर जाया करती हूँ। क्या मेरी तरह दूसरी सुबह 10 बजे जिंदा हो जाती हो? हाँ, मरने के बाद रोज सुबह 10 बजे जिंदा हो जाती हूँ। फिर तो हम दोनों ड्रैकुला के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी बातें ना करो, मुझे डर लगता है। फिर तुम ही बताओ, हम दोनों जिंदा कहलाने के लायक हैं? हम मुर्दा हैं। हमारे बच्चे पैदा होंगे तो वो भी आधे जिंदा और आधे मुर्दा रहा करेंगे। हमारा खानदान मुर्दों का खानदान कहलाएगा। आह, हम कितने बदनसीब हैं। मैं दोनों हाथों से मुंह छुपाकर होने की एक्टिंग करने लगा। वो जल्दी से मेरे पास आई, मेरे शाने पर हाथ रखकर बोली, हौसला करो, तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी। मैं अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चों के लिए रो रहा हूं। सब्र करो, खुदा ने चाहा तो हमारे बच्चे। वो कहते कहते चौंक गई, फिर बोली, अरे ये बच्चे कहाँ से आ गए? वो भी हमारे बच्चे? यानी मेरे बच्चे तुमसे और तुम्हारे बच्चे मुझसे होंगे? कभी नहीं, हरगिज नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि? वो बोलती जा रही थी। मैंने उसके अंदर ख्वाहिश पैदा की। वो त्यारे में जोनी की हैसियत से गले लगने के लिए बेताब हुई थी और एक तरफ की जेब को साफ कर दिया था। फिर उसी ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली तो उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी, मेरे सीने पर अपना धड़कता हुआ दिल रख दिया। मैंने उसे यह सोचने पर माइल किया कि वो अपने अंदर एक नामालूम सी तब्दीली क्यों महसूस कर रही है, और क्या इससे पहले भी ऐसी कुर्बत कभी रही है। वो गले लगकर दूर होना चाहती थी, मगर एक अनजाने रिश्ते ने उसे रोक लिया। वह धड़कते हुए दिल से सोच रही थी, ये चट्टान जैसा मर्द मेरा जाना पहचाना है, मगर याद क्यों नहीं आता कि किस आलम में वो जान पहचान हुई। शायद उस आलम में जब मैं 12 घंटे के लिए गुम हो जाती हूँ। इसका मतलब यह है कि ये मेरी गुमशुदा जिंदगी का साथी है। उसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन से रेंगती हुई चेहरे पर आईं। वो हौले हौले बुड़बुड़ा रही थी, तुम अजनबी हो और शनासा भी। मुझे बताओ, हम कहाँ मिलते हैं और कब खो जाते हैं? मैंने कहा, हम रात के 10 बजे के बाद मिलते हैं और सुबह 10 बजे खो जाते हैं। उस गुमशुदा जिंदगी में तुम अपना तन मन मेरे हवाले कर चुकी हो। हम इस जिंदगी में सारी दुनिया को भूल जाते हैं। ये दुनिया हमारे आसपास होती है मगर हमें नजर नहीं आती। हम कस्में खाकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि सुबह 10 बजे के बाद एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, मगर देख लो तुम भूल गई हो। मुझे अपना वादा, अपनी कसम याद है। मैं तुम्हें छू कर, तुम्हारे बाजू में छुपकर यकीन कर रही हूं कि यह शख्स मुकम्मल तौर पर मेरा रह चुका है। मेरी याददाश्त ना होने के बराबर है। मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, इन लम्हात में औरत शायद अपने मर्द को दिमाग से नहीं, जिस्म के रिश्ते से पहचानती है। वह चुप हो गई। पूरा माहौल चुप हो गया। वह फिर गुम होने लगी। मैं उसे तलाश करने लगा, उसे बताने लगा कि वो जीना है और उसे जीना ही रहना चाहिए और मेरे जीने का सामान करते रहना चाहिए। वो बहुत अच्छी थी, जरा जरा सी बात पर कुर्बान हो रही थी, मेरे हवास पर छा रही थी, और यही गलत हो रहा था कि वो मेरे होश उड़ा रही थी। मैंने एक तवील उम्र गुजारी है, घाट घाट का पानी पिया है, बड़े तल्ख तजुर्बात हासिल किए हैं। इन तजुर्बात के पेश नज़र मुझे होश रुबा लम्हात में मदहोश या सहर ज़दा नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो कैसा सहर फूंक रही थी। जज्बात की हर फूंक में वो मुझे सूखे पत्ते की तरह उड़ा रही थी, और तभी मेरे हलक से चीख निकल गई। आखिर दुश्मन वार कर ही गया। जीना ने मेरे बाजू पर नाखून से खराशें डाल दी थीं। उसके लंबे नाखून मेरे बाजू के गोश्त में खुपकर लकीरें बनाते गए। ये कोई जानलेवा हमला नहीं था। मेरे जिस्म में तो बंदूक की गोलियां पेवस्त होती आर पार होती रही हैं। हजारों बार मौत से पंजे लड़ाए हैं, लेकिन इन खराशों ने मेरे अंदर आग भर दी, जैसे इंतहाई जहरीले सांपों ने डस लिया हो। बात कुछ ऐसी ही थी। जीना के नाखूनों में जहरीला रकीक मादा लगा हुआ था, जो मेरे गोश्त और खून में पहुंच गया था। अगरचे मनजाली की जहरीली मोहब्बत ने दूसरे तमाम जहर को पानी कर दिया था। ताहम थोड़ी देर के लिए तकलीफ जरूर होती थी। वो तकलीफ भी आर्जी थी। थोड़ी देर में वो जहर बेअसर होने वाला था, लेकिन दुश्मन को थोड़ा सा ही मौका चाहिए था। उसने मेरे दिमाग में जलजला पैदा कर दिया था। मैं फर्श पर इधर से उधर तड़पने लगा।
आज तक किसी ने मेरे अंदर पहुंचकर ऐसे जालिमाना हमले नहीं किए थे जैसे कि वो कर रहा था। मेरा दिमाग पहले ही झटके में कमज़ोर हो गया, मैं सांस नहीं रोक सकता था। वो मुझे कमज़ोर बनाते ही मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुका था। जीना मेरी हालत देखकर रो रही थी, बार बार पूछ रही थी, वुल्फ तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? फर्श पर क्यों तड़प रहे हो? दुश्मन ने मुझे फर्श पर से उठाकर एक तरफ दौड़ाया। मैं दौड़ना नहीं चाहता था मगर अपने इख्तियार में नहीं था। मेरे जिस्म और मेरे दिमाग पर से मेरे इख्तियारात खत्म हो चुके थे। अब मुझ पर दुश्मन की हुक्मरानी थी। उसने मुझे दौड़ाते हुए लाकर दीवार से टकराया। मैं टकराते उछलकर पीछे फर्श पर गिर पड़ा। अभी दिमागी तकलीफ कम नहीं हुई थी कि वो जिस्मानी तकलीफ पहुंचा रहा था। फिर किसी ने मेरे अंदर भराई हुई आवाज में कहा, जीना के नाखूनों का जहर कमजोर अफराद को मार डालता है, मजबूत एहसाब रखने वालों को बेहोश रखता है। तुम्हारे अंदर रहकर मैं देख रहा हूं तुम पर जहर का खातिरख्वाह असर नहीं हो रहा, बताओ क्यों? मैंने तकलीफ से कराते हुए कहा, मैं स्नेक चार्मर हूं। जहरीले सांपों को पकड़ना और उनका जहर निकालना हमारा खानदानी पेशा है। मामूली जहर मुझ पर असर नहीं करता। मैं शदीद तकलीफ के बावजूद इस हद तक संभल रहा था कि उसे चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं दे रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा असली नाम यही है, ब्रायन वुल्फ। क्या ये तुम्हारा पैदाइशी चेहरा है? मैं जवाब देना चाहता था, वो सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारी जुबान से सच मालूम करने के लिए सवालात कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद तुम पर तनवीमी अमल करके अपना मामूल बनाऊंगा तो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। सच सच बताओ, तुम फरहाद के हमशक्ल क्यों हो? मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। सोनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर फरहाद की जगह लेने के लिए यह चेहरा बनवाया है। तुम सचमुच फरहाद की तरह एक्शन में रहते हो। ये टेलीपैथी कहाँ से सीखी? मैंने बाबा साहब के दायरे में तरबियत पाई है। जब फरहाद जिंदा था तब उसने ट्रांसफार्मर मशीन का पूरा नक्शा बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया था। मैं उस इदारे के तमाम राजों से वाकिफ नहीं हूं मगर इतना जानता हूं कि ऐसी एक मशीन से गुजरने के बाद ख्याल ख्वानी करने लगा हूं। फरहाद के दूसरे हमशक्ल हार्वे वॉटसन की हकीकत क्या है? मुझे कल ही उसके मुतल्लिक मालूम हुआ था। मैंने सोनिया से उसके मुतल्लिक पूछा था तो वो सख्ती से बोली कि मैं हार्वे की टो में ना रहूं, अपने काम पर तवज्जो दूं। सोनिया ने उसे पिछली रात ब्रायन वुल्फ बनाकर जॉनी के कॉटेज में भेजा और मैं हार्वे वॉटसन का नाम इख्तियार करके अब तक अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहूं। उस त्यारे को यहाँ क्यों लाए हो? उस त्यारे के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े ममालिक के अहम राज माइक्रोफिल्म की सूरत में छुपा कर रखे गए हैं। स्विट्जरलैंड में से खोलने का ना तो वक्त था और ना ही इंजीनियर्स, इसलिए त्यारे को यहाँ लाना पड़ा। ये बताओ, तुम्हें कमज़ोर और महकूम बनाए रखने के लिए क्या करूं? मैंने एक सरदार भरकर कहा। बाबा साहब के दायरे के बुजुर्गों ने और सोनिया ने बारहा समझाया था कि फरहाद बन सको तो बन जाना मगर उसकी तरह हुस्न परस्त ना बनना। मैंने यही कोशिश की थी लेकिन तुमने जीना को अजीब अंदाज में पेश करके मुझे चक्कर में डाल दिया। मैंने जीना को साथ रखकर बहुत बड़ी गलती की। हालांकि वह बेचारी मेरी दुश्मन नहीं और मैं ये सोचकर मुतमईन हूं कि मैंने हुस्न परस्ती में नहीं इंसानी हमदर्दी में धोखा खाया है। बहरहाल मुझे सजा तो मिलेगी, तुम मुझे महकूम बना कर रहोगे। अभी जीना अपने परस में से एक इंजेक्शन निकालेगी और उसे तुम्हारे बाजू में इंजेक्ट करेगी। तुम वो इंजेक्शन लगवाने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में जल्जले पैदा कर दूंगा। शायद वो मेरे दिमाग से निकल गया था क्योंकि जीना उसकी मामूला बन गई थी। एक तरफ रखे हुए परस के पास जाकर उसमें से इंजेक्शन की सिरिंज वगैरह निकाल रही थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन दुश्मन ने दिमाग में ऐसे जल्जले पैदा किए थे कि ख्याल ख्वानी की तवानाई नहीं रही थी। राब्ता कायम करने के लिए एक टेलीफोन रह गया था, वो मुझसे थोड़े फासले पर था। मैं फर्श पर खिसकता हुआ वहां पहुंच गया। रिसीवर उठाकर जल्दी जल्दी फोन के बटन दबाने लगा। कनखियों से देखता भी जा रहा था। जीना इंजेक्शन तैयार करने में मसरूफ थी, उसके दिमाग में वो दुश्मन भी मसरूफ होगा। राब्ता कायम हो गया। सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं चंद लफ्जों में कहना चाहता था कि मैं खतरे में हूं, इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। वो आंधी तूफान की तरह एक्शन में आ जाती, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, हेलो सोनिया, कैसी हो? वो गुस्से से बोली, मैं खैरियत से हूँ और खैरियत से रहूंगी मगर तुम जल्दी हराम मौत मरोगे। अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुमने किसी लड़की को अपने साथ लगा रखा है, उसी की वजह से 4 माइक्रोफिल्मों का नुकसान हुआ। मैं इस खबर की मुंतजिर हूं कि वो तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा चुकी है। अपनी उम्र देखो और अपनी हुस्न परस्ती पर शर्म करो। मैं फिर उसे खतरे से आगाह करना चाहता था, तब पता चला मैं आज़ाद नहीं हूं। वो मेरे अंदर खामोशी से मौजूद था, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने का मौका नहीं दे रहा था। मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, तुम गुस्सा बाद में दिखाना, मैं पिछली रात का थका हुआ हूँ, शाम तक नींद पूरी करूंगा। मेरे साथ आने वाली जिस लड़की पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसका नाम जीना है। मैं जीना के जरिए एक ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन की गर्दन पकड़ने वाला हूँ। इसके लिए आज रात की किसी फ्लाइट से जर्मनी जाऊंगा। तुम सरकारी सतह पर मेरी और जीना की रवानगी का इंतजाम कर दो। पहले तुम मेरे दिमाग में आकर तफसील से अपनी प्लानिंग बताओ, फिर मैं तुम्हारी रवानगी का इंतजाम करूंगी। मैंने दुश्मन की मर्जी के मुताबिक कहा, जरा इंतजार करो, मैं 10 मिनट बाद तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहते उसने राब्ता खत्म करा दिया। मैं बुरी तरह फंस गया था, उसके एक एक इशारे पर नाच रहा था।
आज तक किसी ने मुझे इस तरह कठपुतली नहीं बनाया था। वो मेरे दिमाग से निकलकर जीना के अंदर गया। अब जीना उसके हुक्म के मुताबिक बोल रही थी, उठो और बिस्तर पर लेट जाओ। मैं अपनी जगह से उठकर बिस्तर पर आ गया। वो दुश्मन एक वक्त में किसी एक ही के दिमाग में जा सकता था। जब जीना के अंदर होता तो मैं इंजेक्शन की सिरिंज छीन कर तोड़ सकता था, लेकिन इसमें मेरा ही नुकसान होता। वो मेरे दिमाग में जल्जले पैदा करता चला जाता। कुछ अर्सा पहले मैंने कैनी पाल का जो हशर किया था वही मेरा भी हशर होता। जीना ने मेरे बाजू में सुई पेवस्त कर दी। सिरिंज का तमाम रकीक मादा मेरे अंदर पहुंचा दिया। अब दुश्मन को इत्मीनान हो गया था कि मैं साबी कमजोरी के बाद अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं पाऊंगा और जीना उसकी मर्जी के खिलाफ कॉटेज से बाहर नहीं जाएगी। मैं जिन मखसूस कोड वर्ड्स के जरिए सोनिया के दिमाग में जाता था, दुश्मन ने वो कोड वर्ड्स मेरे कमजोर दिमाग से मालूम कर लिए। अब वो सोनिया के पास जाकर क्या कह रहा था ये मैं नहीं जान सकता। मुझ पर गनूदगी तारी हो रही थी। पता नहीं इंजेक्शन का असर था या पिछली रात से जागने के बायस नींद आ रही थी। जल्जले के बायस दिमाग भी थका हुआ था, इसलिए मैं जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। उधर जीना दुश्मन के सैर से निकली या दुश्मन उसके दिमाग से निकलकर मेरी दिमागी कैफियत मालूम करने आया तो वह परेशान होकर फिर रोने लगी। कहने लगी, मैंने तुम्हें क्यों इंजेक्शन लगाया है? क्या तुम 10 बजे से पहले मरने वाले हो? वह बिस्तर पर आ गई, मुझे झंझोड़ने लगी। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो दूर चली गई। मेरे पास आने वाली दूर नहीं जा सकती थी। दुश्मन ने ही उसे दूर किया होगा। इसके बाद दोबारा मेरी आंख लग गई। शायद 2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने नींद की हालत में महसूस किया वह मुझ पर तनवीमी अमल का आगाज कर रहा था और कह रहा था, मैंने नींद के दौरान मालूम कर लिया तुम साबी कमजोरियों में मुब्तला हो। मैं तुम्हारे अंदर तवानाई पैदा करूंगा। मेरे हुक्म की तामील करते जाओ। इसी तरह हाथ पांव ढीले छोड़कर लेटे रहो। देखो तुम्हारे तस्वुर में 2 आंखें नजर आ रही हैं। उन्हें नीम ख्वाबी के दौरान देखते रहो। मैंने ख्वाब किसी हालत में 2 हसीन आंखें देखी। मुझ पर तनवीमी अमल करने वाला मर्द था, लेकिन हैप्नोटाइज करने वाली आंखें किसी हसीना की थीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा तनवीमी अमल में कभी नहीं होता कि आवाज़ एक आमिल की और आंखें दूसरे आमिल की, लेकिन वो अमल जारी था। ये मजाक हो गया था। वो दुश्मन अपने अमल के तमाम तरीकों से मुझे मामूल बना रहा था। मैं समझ रहा था कि ऐसे में कभी उसके ज़ेरे असर नहीं आऊँगा। इसके बावजूद मैं उसे फ़रेब देने के लिए मामूल बन रहा था। उसके सवालात के खातिर ख्वाह जवाब दे रहा था। वो कह रहा था, मौजूदा तनवीमी अमल का असर कायम रहने तक तुम मेरे मामूल और महकूम रहोगे। मैंने जवाबन कहा, मैं तुम्हारा मामूल और महकूम रहूंगा। उसने कहा, तुम्हारा हसास दिमाग तमाम पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा, मगर मेरी सोच के इस लहजे को महसूस नहीं करेगा। मैंने उसकी बात दोहराई। उसने कहा, तुम बज़ाहिर बाबा साहब के इदारे से मुंसलिक रहोगे और उनसे वफादारी जताओगे, लेकिन उस इदारे के अहम राज मुझ तक पहुंचाते रहोगे। मैंने जवाबन कहा कि उसका वफादार रहूंगा और उस इदारे के अहम राज उसके पास पहुंचाता रहूंगा। उसने अपनी दानिस्त में तनवीमी अमल के जरिए मुझे अच्छी तरह जकड़ लिया। फिर मुतमईन होकर कहा, अब तुम 4 घंटे तक तनवीमी अमल की नींद पूरी करोगे, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने महसूस किया नींद फिर से मुझ पर गालिब आ रही है, जबकि मैं उसकी तनवीमी नींद सुलाने से नहीं सो रहा था। उस दुश्मन का अमल तो सिफर होकर रह गया था, इसके बावजूद मैं सो गया। अब एक नया चक्कर चल पड़ा था। एक नई उफ्ताद आ पड़ी थी। नींद के दौरान एक सुरीली हंसी सुनाई दी। ख्वाब की स्क्रीन पर वही हसीन आंखें थीं जिन्होंने दुश्मन के तनवीमी अमल को नाकाम बनाया था। हंसी के साथ एक हसरत भरी हाय सुनाई दी। हाय, एक तवील इंतजार के बाद काबू में आए हो। मैं छुप छुप कर हजार जतन करती रही कि किसी तरह थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाए और मैं इसकी मालिक बन जाऊं, मगर तुम फला दो। तुम्हें तोड़ना मेरे बस में नहीं था और मैं तुम्हें तोड़ना नहीं, अपने साथ जोड़ना चाहती थी। मैंने कहा, तुम्हारी आवाज़ जादू भरी है, कौन हो तुम? मुझे फांसने के हथकंडे ना आजमाओ। मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ना जरूर चाहती हूँ, मगर महकूम बनाकर। हाकिम बनने का ख्याल दिल से निकाल दो और मेरे मामूल बनने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मेरी बात सुन लो। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। वो दुश्मन मुतमईन होकर गया है कि तुम 4 घंटे तक तनवीमी नींद सोते रहोगे। असल तनवीमी नींद तो मैं सुलाऊंगी। फिर उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं दिमागी और एसाबी कमजोरियों में मुब्तला था। ख्वाब के स्क्रीन पर नजर आने वाली आंखों से चिपक कर रह गया था। वो आंखें सैर फूंक रही थी और मेरे वजूद को तिनके की तरह उड़ा रही थी। मैं जैसे नूर की एक किरण बनकर उसकी आंखों की गहराई में उतर गया। इसके बाद मुझे अपनी खबर न रही। यकीनन वो नई मुसीबत मुझ पर अमल कर रही होगी और मैं उसका मामूल और महकूम बन रहा हूँगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं क्या था, क्या हो गया हूँ और आइंदा मेरा क्या बनने वाला है। मेरी आंख खुल गई। सबसे पहले सामने दीवार घड़ी पर नजर गई। शाम के 5 बज रहे थे। इसका मतलब था मैंने तनवीमी नींद पूरी की है। जो वक्त मुकर्रर था उसी के मुताबिक बेदार हो गया हूँ। मेरा ये ख्याल दुरुस्त निकला। कोई मेरे दिमाग में आया था। मैंने सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। वो बाहर गया, फिर अंदर आकर बोला, ब्रायन वुल्फ, ये क्या हरकत है? क्या मेरी सोच की लहरों को नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा आमिल हूँ। मैंने पूछा, गधे के बच्चे, कभी तेरे बाप ने भी अमल किया था? वो गरज कर बोला, मैंने तुम्हारे दिमाग में जो जल्जले पैदा किए थे उन्हें भूल गए। लो अब संभल जाओ। मैंने सांस रोकी। वो बाहर हो गया।
पहले वो जॉनी और जीना के लहजे में बोलता था, अब इस यकीन के साथ अपने लहजे में बोल रहा था कि मैं उसका महकूम हूँ, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकूंगा। और वह कमबख्त अपने अंदाज में बोलने वाला पास्कल था। मैं उसके पास जा सकता था, ख्याल ख्वानी कर सकता था। तन्वीमी नींद पूरी करने के बाद हैरत अंगेज तौर पर मेरी दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी। शायद उस तन्वीमी अमल करने वाले ने अपने तरीक़ेकार से मेरी तवानाई मुझे वापस की थी, ताकि उसके सिवा और कोई मेरे दिमाग में बगैर इजाज़त ना आ सके। मैंने आंखें बंद करके पास्कल की आवाज़ और लहजे को अपनी गिरफ्त में लिया, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन वह परवाज़ भटक कर वापस आ गई। मुझे उसका दिमाग नहीं मिला। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह मर चुका है, वो जिंदा था। मास्कमैन ने उसके और जोजो के दिमागों को नई आवाज़ और नए लहजे से हम आहंग कराया था और पुरानी आवाज़ और लहजे को उसके अंदर से मिटा दिया था। बेशक 4 घंटे पहले पास्कल ने ही मुझे दिमागी अजियतों में मुब्तला किया था और मेरे अंदर आकर अपने साबका लहजे में बोलता रहा, लेकिन यह साबका लहजा आर्जी था। उसका ताल्लुक मौजूदा पास्कल के दिमाग से नहीं था, इसलिए मैं उसके अंदर पहुंचने में नाकाम रहा। मैं बिस्तर पर बैठ गया, सर झुकाए सोचता रहा जिसकी हसीन आंखों ने मुझ पर अमल किया था। मैं उसकी मुतरन्नम आवाज़ और लहजे को याद करने लगा। वो बड़ी देर तक मेरे अंदर बोलती रही थी। मुझे याद आना चाहिए था, मगर मैं भूल चुका था। ये सीधी सी समझ में आने वाली बात थी। उस हाकिम बनने वाली ने तनवीम अमल के जरिए अपनी आवाज़ और लहजे को मेरे दिमाग से मिटा दिया था, और ये बात भी मेरे जहन में नक्श कर दी होगी कि मैं उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करूंगा। वो जब चाहेगी खामोशी से आकर मेरे ख्यालात पढ़ती रहेगी और मेरी लाइल्मी में अपने अहकामात की तामील मुझसे कराती रहेगी। मैं बुरा फंसा था, आसमान से गिरा था, खजूर में अटक गया था। आंखें बंद करके सोच के जरिए पूछने लगा, क्या तुम मौजूद हो? क्या मुझसे बातें नहीं करोगी? मैंने जवाब का इंतजार किया। मेरे दिमाग के अंदर खामोशी रही, कोई सोच नहीं उभरी। मैंने कहा, अच्छी बात है, जवाब ना दो। मैंने अभी तन्वीमी नींद पूरी की है, तुम अपने अमल का असर देखने आई हो और मेरी बातें सुन रही हो। एक बात अच्छी तरह याद रखो, मेरी जिंदगी में कितने ही खतरनाक दुश्मन और ज़बरदस्त टेलीपैथी जानने वाले नए नए अंदाज में आए। सबने अपनी जहानत की आखिरी हद तक पुरस्कार बनकर मुझे मिट्टी में मिलाना चाहा। मैंने उन सबको एक ही जवाब दिया, और वो जवाब तुम्हारे लिए भी है। इसे सुनो और गिरहा में बांध लो कि पुरस्कार सिर्फ खुदा की ज़ात है। उसके सिवा जिसने भी पुरस्कार बनने की कोशिश की, उसे कुदरत ने सबके सामने नंगा कर दिया। मेरी फहरिस्त में ऐसे कई नंगे हैं, आइंदा तुम्हारा इजाफा होने वाला है। दूसरी तरफ मुसलसल खामोशी थी। मैं बिस्तर से उतरकर टहलना चाहता था। अचानक जीना का ख्याल आया। मैं अपनी उलझनों में उसे भुला बैठा था, और इतना वक्त गुजरने के बावजूद वो भी मेरे पास नहीं आई थी। मैं तेजी से चलता हुआ दूसरे बेडरूम में आया। वहां बिस्तर खाली था, वो बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने आवाज़ दी, जीना। जवाब नहीं मिला। तब मैं उसके दिमाग में पहुंचा। वो चीखें मार रही थी, उसे बिजली के झटके पहुंचाए जा रहे थे। उन झटकों के बायस मेरी सोच की लहरें बार बार उसके दिमाग से निकल आती थी, फिर झटके बंद हो गए। वो नीम मुर्दा सी होकर बिस्तर पर चारों शाने चित हो गई। उसके कमज़ोर दिमाग ने बताया, अब तक 3 बार ऐसे झटके दिए जा चुकी हैं। वो पेरिस के एक अस्पताल में थी और उसके आसपास डॉक्टरों और नर्सों के अलावा वो फौजी अफसरान भी थे जिनसे सुबह पेरिस के फौजी हवाई अड्डे में मुलाकात हुई थी। इससे ज़्यादा वो कुछ न बता सकी। उसका दिमाग गफलत की तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे उन फौजी अफसरान पर बड़ा गुस्सा आया। वो बेचारी मासूम जीना पर बेजा जुल्म कर रहे थे। पता नहीं वो कितने अरसे से दुश्मनों के हाथों में खेल रही थी। उसे दोहरी शख्सियत में मुब्तला किया गया था। उसका माजी, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल, उसके वालिदैन और उसका दिमागी सुकून, सब कुछ छीन लिया गया। अब ये फौजी अफसरान उस पर जुल्म कर रहे थे। मैं एक अफसर के दिमाग में पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। मैंने फौरन ही सोनिया को मुखातिब किया। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? 2 घंटे पहले मैंने फ़ोन किया था। मैं सो रहा था। ताज्जुब है तुम ऐसी गहरी नींद नहीं सोते कि घंटी की आवाज़ पर ना उठ सको। मैं तन्वीमी अमल की नींद सो रहा था। क्या मतलब? मतलब बाद में समझाऊंगा, अभी ये मालूम करो, फिजाइया के आला अफसरान जीना पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? उनसे कहो उसे फ़ौरन रिहा कर दें। ये जीना क्या वही लड़का या लड़की है जो तुम्हारे साथ कॉटेज में थी? हाँ वही है। अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं मालूम करती हूँ मामला क्या है। मैं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम अफसरान से बात करो। मैं दिमाग पर बोझ महसूस करूँगी, प्लीज़ बात मान लो। मैं अभी फ़ोन करूँगी तो दिमाग में आ जाना। मैं वापस आ गया। सोचने लगा, क्या फौजी अफसर मेरे कॉटेज में आए थे और जीना को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए? मगर क्यों ले गए? मैं बेचैनी से टहलने लगा, बार बार फ़ोन की तरफ देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए, फिर 20 मिनट गुजर गए। मैंने झुंझलाकर उसे मुखातिब किया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी जहनी परेशानियों का एहसास है या नहीं? वो बोली, जीना के लिए इस कदर परेशान क्यों हो? तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी लड़कियां खिलौने की तरह आती हैं और टूट कर चली जाती हैं। ये खिलौना नहीं है, बहुत ही मजलूम लड़की है। इतनी मजलूम है कि इसकी खातिर मैंने दुश्मन ख्याल खोनी करने वाले को अपने करीब रहने का मौका दिया। उसने मौका पाकर मेरे दिमाग में जल्जले पैदा कर दिए, मुझे अपना महकूम बनाने की कोशिश की। मुकद्दर ने मुझे उस दुश्मन से तो बचा लिया, मगर एक ख्याल खोनी करने वाली ने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया। तनवीमी अमल के जरिए मुझे अपना मामूल और महकूम बना लिया है, यानी दुश्मन बनकर ही सही। एक और औरत तुम्हारी जिंदगी में आ गई।
मैंने गरज कर कहा, बकवास मत करो, ताने ना दो। ये समझो कि जीना किस कदर हमदर्दी की मुस्तहिक है कि मैंने उसकी खातिर इतने सारे अजाब मोल लिए हैं। फिर मैंने उसकी दोहरी शख्सियत के मुतल्लिक बताया तो वो बोली, ठहरो, अभी फौजी अफसरान भी मुझे यही कह रहे थे कि वो कभी लड़का बनकर और कभी लड़की बनकर मुख्तलिफ ममालिक के राज चुराती है। ये झूठ है, वो जानबूझकर लड़का नहीं बनती। मैं उसके दिमाग में रहकर उसकी बेबसी देख चुका हूँ। सोनिया ने कहा, मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन तुम जो माइक्रो फिल्में लाए हो, अफसरान ने उन्हें इनलार्ज करा के देखा है। 3 फिल्मों में जीना की साफ तस्वीरें हैं। वो कहीं लड़के के रूप में और कहीं लड़की के रूप में नजर आती है। फिल्मी रिपोर्ट के मुताबिक वो दुनिया की मासूम तरीन खतरनाक लड़की है। उसके अंदर ऐसी कुछ बातें और सलाहियतें हैं कि वो फौलादी असाब रखने वाले असूल पसंद अफराद को भी अपनी तरफ खींच लेती है। रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान की अहम सियासी और सरकारी शख्सियात के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। पता नहीं वो कितनों को उल्लू बनाती हुई तुम्हारे पास पहुंची थी। मैंने कहा, वो उल्लू नहीं बनाती, उसके मुतल्लिक रिपोर्ट देने वाले उल्लू हैं। उन्होंने जाहिर में जो कुछ देखा वही बयान कर दिया। उनके बरक्स मैंने इस लड़की के अंदर रहकर उसे अच्छी तरह समझा है। बड़े बड़े ममालिक की अहम शख्सियात से उसका क्या ताल्लुक है? यकीन करो, वो जानबूझकर किसी से मिलने नहीं जाती। उसके दिमाग में बैठा हुआ दुश्मन पास्कल उसे मास्क मैन के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। सोनिया ने कहा, 3 हफ्ते पहले पास्कल हमारा कैदी था। जीना के मुतल्लिक महीनों पहले की फिल्म रिपोर्ट है। उन दिनों कौन ख्याल ख्वानी करने वाला उस लड़की को आलयकार बनाता होगा? मैंने जवाब दिया, मास्क मैन के पास कितने ही हिप्नोटाइज करने वाले मौजूद हैं। जीना का पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर तनवीमी अमल के जरिए उसकी खाली ब्रेन में दोहरी शख्सियत को नक्श किया गया। तनवीमी अमल का असर कम से कम 7 दिन रहता है। हर 7वें दिन उस पर अमल किया जाता होगा। अब पास्कल के आ जाने से आसानियां पैदा हो गई हैं। वह जब चाहता है उसके दिमाग में आता जाता रहता है और उसे मास्क मैन के मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहता है। तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही हो रहा होगा, मगर तुम फ्रांसीसी हुकाम के लिए फरहाद नहीं हो। वो जिस फरहाद पर अंधा एतमाद करते थे वो मर चुका है। तुम ब्रायन वुल्फ हो। अभी एतमाद के काबिल नहीं हो, इसीलिए वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करती हैं। मेरी जमानत पर उन्होंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया है, वरना अहम खुफिया और बैनुल अक़वामी मामलात में मुलविस रहने वाली जीना के साथी को वो आज़ाद नहीं छोड़ सकते थे। मुझ पर एहसान न जताओ, उनसे कहो मुझे गिरफ्तार करें, फिर तमाशा देखें। अगर तुम चाहती हो कि फ्रांस की हुकूमत से हमारे दीरिंदा ताल्लुकात बहाल रहें तो 1 घंटे के अंदर जीना को मेरे पास पहुंचा दिया जाए। यहाँ के हुक्काम ने आज तक दूसरे ममालिक में टेलीपैथी के धमाके सुने हैं और देखे हैं। आज ही अपनी ज़मीन पर क़यामत का मंजर देखेंगे। वो परेशान होकर बोली, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया? देखो, जोश और जज्बात में कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाना। बाबा फरीद वास्ती मरहूम के ज़माने से फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना है। तुम्हारी जगह कोई दूसरा चैलेंज करता तो मैं उसके होश उड़ा देती। तो मैं समझा रही हूँ कि मैंने बात काट कर कहा, मुझे समझाने में वक्त ज़ाया ना करो। मैं उस मासूम और मजलूम लड़की को मुसीबतों से निकालने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। मैं कुछ और कहना चाहता था, फ़ोन की घंटी सुनकर चुप हो गया। सोनिया ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से फौजी अफसर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मादाम, आपने हमें ताकीद की थी कि हम जीना के साथ नरम रवैया इख्तियार करें, मगर अफसोस वो हमारी नरमी से फ़ायदा उठाकर फरार हो गई है। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। सोनिया ने पूछा, कैसे फरार हो गई? आला अफसर ने कहा, हम खुद हैरान हैं। उसे 3 बार बिजली के झटके दिए थे। अक्सर मुजरिम एक ही झटके में अपना कच्चा चट्ठा बयान कर देते हैं। जो ढीठ होते हैं वो दूसरे झटके में सब कुछ उगल देती हैं। तीसरे झटके में लाजमन बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यह लड़की तो फौलादी असाब रखने वाले दुश्मनों से भी नंबर ले गई है। वो अपनी एक ही बात पर अड़ी रही। बिजली के हर झटके के बाद यही कहती रही कि सुबह 10 बजे पैदा होती है और रात के 10 बजे मर जाती है। हमने समझा था वो तीसरे झटके में बेहोश हो गई है। बाद में पता चला वो बेहोशी की एक्टिंग कर रही थी। सोनिया ने पूछा, वहां आपने पहरा तो लगाया होगा? जी हाँ, कमरे के बाहर 2 फौजी जवान ड्यूटी पर थे। किसी तगड़े नौजवान से भी यह तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो बिजली के इतने झटके खाकर 2-4 घंटे से पहले उठने बैठने के काबिल हो सकेगा। मगर वो लड़की तो गैर मामूली हिसाब रखती है। एक नर्स किसी काम से कमरे में गई। 15 मिनट बाद जीना नर्स का लिबास पहनकर कमरे से निकली। वो इतनी फुर्ती से पहरेदारों के सामने से गुजरी कि कोई उसकी सूरत ना देख सका। यही समझा गया कि अभी जो नर्स अंदर गई थी वही बाहर जा रही है। सोनिया ने अफसर की बातों के दौरान सोच के जरिए मुझसे कहा, क्या ख्याल है, तुम ऐसी चालबाज लड़की को मासूम और मजलूम कह रहे थे। मैं अब भी कहता हूँ पास्कल उससे ऐसी हरकतें करा रहे। अफसर ने टेलीफोन पर पूछा, हेलो मादाम, क्या आप सुन रही हैं? हाँ, उस लड़की की हरकतें सुन रही हूँ और हैरान हो रही हूँ। मैंने एक इजाज़त हासिल करने के लिए फ़ोन किया है। हम ब्रायन वुल्फ को हिरासत में लेंगे। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगी। ब्रायन वुल्फ का जीना के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। वो कानून का एहतराम करने वाला काबिल एतमाद शख्स है। आपको इतना ही एतमाद है तो हम हिरासत में नहीं लेंगे, लेकिन उसे कॉर्टेज में नज़रबंद रखेंगे। सोनिया ने अफसर से कहा, ज़रा 1 मिनट, मैं अभी बात करती हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, फरहाद तुम ज़रा जाओ, मैं अफसर को समझा रही हूँ, तुमसे अभी बात करूँगी। तुम अफसर को समझाओ, मुझे क्यों भगा रही हो? मैं भगा नहीं रही हूँ।
तुम इस वक्त जीना के लिए जोश और जज्बे से भरे हुए हो। मैं अफसर से जो मामला तय करूंगी वो तुम्हें नागवार गुजरेंगे। मैं वादा करता हूं तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा। वो फोन पर अफसर से बोली, आपको इंतजार करना पड़ा, माजरत चाहती हूँ। दरअसल मैं गौर कर रही थी कि ब्रायन वुल्फ को कॉटेज में नजरबंद रखना मुनासिब ना होगा। आप वुल्फ को इस फरेब में मुब्तला रखें कि वो हर तरह से आज़ाद है, उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा रहा। वो इस खुशफहमी में कॉटेज से बाहर जाएगा, जीना को तलाश करेगा, वो दोनों कहीं ना कहीं जरूर एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे वक्त आपके निगरानी करने वाले जीना को गिरफ्तार कर लेंगे। शुक्रिया मादाम, ये तरीक़ाकार मुनासिब रहेगा। मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 आदमियों को अभी ब्रायन वुल्फ की निगरानी पर मामूर करता हूँ। उसने फ़ोन का राब्ता ख़त्म कर दिया। मुझसे बोली, मैं जानती हूँ तुम उसकी तलाश में वहाँ से निकलोगे। मैंने तुम्हें नज़रबंदी से बचा लिया, अब तुम निगरानी करने वालों से निमट लेना। मैंने मुस्कुराकर कहा, सोनिया तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। उस लड़की की खातिर पास्कल के गुलाम बनते बनते रह गई, किसी नामालूम ख्याल ख्वानी करने वाले के महकूम हो गई। अब फिर उसके लिए मरने जा रहे हो। तुम्हारा तो खुदा ही हाफिज है। मैंने उससे राब्ता ख़त्म किया, अलमारी के पास आकर लिबास तब्दील किया, कुछ ज़रूरी सामान एक बैग में रखा, अच्छी खासी करेंसी भी रख ली। फिर बैग को शाने से लटकाकर बाहर जाना ही चाहता था कि मेरे कदम रुक गए। मैं चंद लम्हों के लिए जहां था वहीं पत्थर का होकर रह गया। कॉटेज का दरवाज़ा खुला हुआ था और खुले हुए दरवाजे से उसका साया अंदर आ रहा था। फिर वो दोनों बाहें फैलाकर मेरी तरफ दौड़ते हुए बोली, मुझे छुपा लो, 10 बजने में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। मैं मरने से पहले तुम्हारी आगोश में तमाम सांसें पूरी कर लेना चाहती हूँ। फिर वो आकर मेरे कदमों में गिर पड़ी। पारस और सोसाना जेर ज़मीन दुनिया से बाहर आ गए। दुनिया की वही रौनक थी। सड़कों पर नए और पुराने मॉडल्स की गाड़ियां सुबह रफ्तारी से चल रही थीं। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे रंग बिरंगे लिबास में आते जाते दिखाई दे रहे थे। सोसाना ने दूर से देखते हुए कहा, जेर ज़मीन दुनिया में रोशनी और हवा का माकूल इंतजाम था, लेकिन हमारी दुनिया की रोशनी और हवा की ताजगी की और ही बात है। यूं लग रहा है जैसे मैं अभी कब्र से निकल कर आई हूं। पारस ने कहा, आपा जान, उन्होंने तुम्हारे साइज की कब्र बनाई थी, मगर तुम्हें सुलाते सुलाते खुद हमेशा के लिए सो गए। ये आपा जान का मतलब क्या हुआ? हमारी पाकिस्तानी तहजीब में बड़ी आपा को आपा जान कहते हैं। तुम फ्रांसीसी हो या पाकिस्तानी? हमारी शहरियत फ्रांसीसी और दिल पाकिस्तानी। हमारे दादा परदादा पाकिस्तान बनने से पहले वहां की मिट्टी में पैदा होते रहे और वहीं खाक होते रहे। वह चौंक कर बोली, ये तुमने मुझे बड़ी बहन क्यों कहा? क्या मैं तुमसे बड़ी हूं? तुम कद और जिसामत के एतबार से बड़ी लगती हो। औरत रिश्ते में कुछ भी लगती हो, उम्र में ज्यादा नहीं लगना चाहती। चलो कोई बात नहीं, तुम उम्र में बहुत छोटी हो, मगर अपने पहाड़ जैसे कद की मुनासबत से आपा जान हो। वह शाने पर हाथ रखकर बोली, तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो? इसलिए कि तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हें सब अच्छे नजर आते हैं। अब ये बताओ कहाँ चलोगी? जिब्रील मेरे लिए परेशान होगा। हम पहले होटल में जाएंगे। मेरा जाना मुनासिब नहीं है। मेरा जिब्रील तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी उसका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। मैं सफाई पेश करूंगी। ये इतना आसान नहीं है। सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग पर बुरी तरह हावी है। तुम पहले जाकर उसे यकीन दिलाओ कि सुपर मास्टर के आदमियों ने तुम पर तेजाब से हमला किया था। जब मैं कहूंगी तो उसे यकीन जरूर आएगा। यकीन आ जाए तो मुझे बुला लेना। तुम कहाँ मिलोगे? उसने एक नन्हा सा ट्रांसमीटर जेब से निकाला, फिर उसे देते हुए कहा, इसे छुपा कर रखो। मुझे बुलाना हो तो कहीं छुप कर इस फ्रीक्वेंसी पर कॉल करना, मुझसे रब्ता हो जाएगा। उसने ट्रांसमीटर को अपने पास छुपा लिया। पारस ने मुसाफिया किया, उसके गाल पर एक बोसा लिया, फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। पारस ने 5 मिनट इंतजार किया, फिर एक करीबी रेस्तोरां में आया। उसके एक टॉयलेट में पहुंचकर अपनी नाक के नथनों में छोटे छोटे से स्प्रिंग लगाए, जिसके बायस नथने फैल गई, नाक चौड़ी और चपटी हो गई। आंखों पर भूरे रंग के लेंसेज लगाए, अपनी भवों पर मसनूई भवें चपकाई, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ का इजाफा किया। सिर्फ 10 मिनट में उसका चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया। कोई उसे पारस की हैसियत से पहचान नहीं सकता था। वह रेस्तोरां से बाहर आना चाहता था, उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। वह फिर टॉयलेट में आ गया। सुसाना ने होटल पहुंचते ही राब्ता किया था। वो कह रही थी, जिब्रील कमरे में नहीं। यकीनन वो मुझे तलाश करता फिर रहा है। पारस ने कहा, तुम होटल से निकल कर तलाश करो, मैं भी तलाश करता हूँ। वो ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रखता हुआ रेस्तोरां से बाहर आया। फिर एक एजेंसी में जाकर किराए पर एक कार हासिल की। जिब्रील को पूरे शहर में तलाश करने का मसला था। उसने एक कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी तब्दील करके फ्रांसीसी जासूस से रब्ता किया। उसने कहा, मिस्टर पारस, मैं अभी आपसे रब्ता करने ही वाला था। जिब्रील ये शहर छोड़कर पेरिस जा रहा है। इस वक्त वो एयरपोर्ट के रेस्तोरां में बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। मालूम करो उस फ्लाइट में 2 सीटें मिल सकती हैं या नहीं। अगर ना मिले तो हमारे लिए त्यारा चार्टर्ड कराओ, तुम भी साथ चलोगे। फिर उसने सुसाना से रब्ता किया। उससे कहा, तुम्हारा जिब्रील ये शहर छोड़कर पेरिस जा रहा है, तुम अभी कहाँ हो? मैं होटल से निकल रही हूँ। वो पेरिस जा रहा है या जा चुका है? वो अभी एयरपोर्ट में है। तुम होटल का बिल अदा करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम भी पेरिस जा रहे हैं। पारस, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझसे पहले जिब्रील को ढूंढ लिया और मेरी खातिर उसके पीछे पेरिस जाने के लिए तैयार हो गए हो।
मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। मैं जिस गाड़ी में तुम्हारे पास आ रहा हूँ उसके नंबर नोट करो। मैं उस गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर रहूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। मैंने आरजी मेकअप के जरिए अपना हुलिया तब्दील कर लिया है। उसने गाड़ी के नंबर नोट कराए। 15 मिनट में होटल पहुंच गया। वो इंतजार कर रही थी। गाड़ी के नंबर पढ़ते ही दौड़ कर आई। पारस को हैरानी से देखा। वो बोला, वक्त कम है, तुम ड्राइव करो। वो स्टीयरिंग सीट पर आई। पारस उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। जब कार आगे बढ़ गई तो उसने जासूस से राब्ता कायम किया। उसने बताया, मिस्टर पारस, त्यारे में 2 सीटें मिल जाएंगी, आप दोनों के पासपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। पारस ने जवाब दिया, मैं मास्टर डिंग डोंग के हुलिये में हूँ। इस हुलिये से ताल्लुक रखने वाले शख्स के तमाम जरूरी कागजात तुम्हारे पास हैं। सुसाना भी 20 मिनट में अपना पासपोर्ट लेकर आ रही है। पारस ने ट्रांसमीटर ऑफ करके देखा। सुसाना ड्राइव करते हुए रो रही थी और आंसू पहुंचती जा रही थी। उसने ताज्जुब से पूछा, क्यों रो रही हो? वो बोली कि अपनी बदनसीबी पर रोना नहीं आएगा। मैं उस पर जान देती हूँ, लेकिन मेरे गुम हो जाने पर उसने मुझे तलाश नहीं किया। मुझे छोड़कर पेरिस जा रहा है। क्या वो समझता है मैं मर गई हूँ? मरने वालों को भी इस तरह नहीं छोड़ा जाता। उनकी लाश को ढूंढा जाता है। वो मोहब्बत का दावा करने वाला मेरा आखिरी दीदार करने के लिए मुझे तलाश कर सकता था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। उसने गाड़ी को एक तरफ रोकते हुए कहा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, उसकी सूरत नहीं देखूंगी। सुसाना, तुम्हें बदल नहीं होना चाहिए। वो आज भी तुम्हारा दीवाना है और हमेशा तुम्हारा दीवाना ही रहेगा। पारस अपने रुमाल से उसके आंसू पहुंचने लगा। वो उसका हाथ झटक कर बोली, मुझे झूठे दिलासे ना दो। तुम और जिब्रील गुस्से में हालात का तज्जिया करना भूल जाते हो। क्या तुम नहीं जानती कि उस बेचारे का दिमाग दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले की मुट्ठी में है? वो मोहब्बत करने वाला दिमाग से ना सही दिल से तो मेरे लिए सोच सकता है। दिल से सोचने की बात सिर्फ शायराना अंदाज में कही जाती है। जरा मोहब्बत से सोचो, वह बेबस है। दुश्मन ने उसे ये कहा होगा कि पारस सुसाना को अगवा करके पेरिस ले गया है। शायद वो तुम्हारी तलाश में जा रहे। वो खुश होकर बोली, सच? हाँ, जिब्रील को कुछ इसी तरह का झूठ बोलकर पेरिस ले जाया जा रहा होगा। वो पारस के शाने पर सर रखकर बोली, तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता हो। अब मुझे याद आया, जिब्रील से मेरा झगड़ा इसी बात पर हुआ था। वो मुझे कभी पेरिस और कभी न्यूयॉर्क चलने को कहता था। मैं झगड़ा करके होटल से निकली तो जेरे ज़मीं दुनिया में पहुंच गई। तुम दुरुस्त कहते हो। वो मुझे दिलो जान से चाहता है, मुझे ढूंढने पेरिस जा रहा है। तो फिर जल्दी चलो, कहीं त्याराने निकल जाए। वो कार स्टार्ट करके तेजी से ड्राइव करने लगी। एयरपोर्ट से कुछ पहले फ्रांसीसी जासूस ने गाड़ी रुकवाई। उनके पास आकर बोला, कुछ लोग जिब्रील की निगरानी कर रहे हैं, आप दोनों का साथ जाना मुनासिब नहीं है। सुसाना ने कहा, मैं यहाँ से टैक्सी में जा रही हूँ। वह अपना सफरी बैग लेकर कार से निकली। जासूस ने उसके पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात लेकर कहा, तुम्हारे कागजात तुम्हारे टिकट के साथ स्विस एयरलाइन के काउंटर पर मिल जाएंगे। तुम वहाँ ठीक आधे घंटे में पहुँच जाना। पारस ने कहा, पहले तुम काउंटर पर जाकर टिकट और कागजात हासिल करोगी। अगर पहले जिब्रील के पास जाओगी तो लड़ाई झगड़े में टिकट के साथ यहीं रह जाओगी। मैं उससे मिलने में देर करूंगी तो वो कहीं चला ना जाए। वो तुम्हारी नज़रों से गुम नहीं होगा। पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा हुआ है, वैसे मैं उस पर नज़र रखूंगा। वो फुटपाथ पर टैक्सी के इंतजार में खड़ी हो गई। पारस जासूस के साथ चला गया। वो कद और जिसामत में पहाड़ जैसी थी, लोगों के लिए अजूबा थी। आसपास से गुजरने वाले उसे देखकर मुस्कुराते तो वो गुराती थी। ऐसे वक्त उसकी भयानक गुराहट से भगदड़ शुरू हो जाती थी। वो और जिब्रील 2 ही दिनों में शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मशहूर हो गए थे। अखबारात में दोनों की तस्वीर शाया हो चुकी थी। उनके मुतालिक लिखा गया था कि वो जितने शायज़ोर और ख़तरनाक हैं उतने ही मासूम भी हैं। अगर उन्हें ना छिड़ा जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक पिकअप के ड्राइवर ने उसके करीब गाड़ी रोकते हुए पूछा, लिफ्ट चाहती हो? मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो हंसते हुए बोला, इतनी बड़ी जिंदा लाश पिकअप के पिछले हिस्से में जा सकेगी? टैक्सी के पहिए तो पंक्चर हो जाएंगे। सुसाना ने स्टीयरिंग की खिड़की में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। वह अपनी तमाम कुव्वतों के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन खिड़की के अंदर से यूं खिंचा हुआ बाहर आ गया जैसे मक्खन से बाल निकल आता है। सुसाना ने उसे फुटपाथ पर पटक कर उसके सीने पर एक पांव रखते हुए पूछा, पिकअप के पीछे अब किसकी लाश जाएगी? फुटपाथ पर भीड़ लगने लगी। वो दोनों कान पकड़कर कह रहा था, मुझे मुआफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा। उसने सर के बाल पकड़कर उठाते हुए कहा, मैं एयरपोर्ट जाऊंगी, मैं ले जाऊंगा। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। उसने दोनों हाथों से उसे उठाकर पिकअप के पिछले हिस्से पर फेंक दिया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट की। इसके बाद एक झटके से आगे बढ़ाकर तेज रफ्तारी से ड्राइव करती चली गई। सिपाही दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा, वो तुम्हारे सामने एक ड्राइवर को उसकी गाड़ी समेत अगवा करके ले गई और तुम लोग कानून के मुहाफिज होकर तमाशा देखते रहे। एक सिपाही ने कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं, वो एयरपोर्ट जा रही है, खुदा का शुक्र अदा करो, ये शहर छोड़कर जा रही है। अगर हम उसे रोकते तो वो बला फिर यहीं रह जाती। उस बला ने पिकअप वाले को एयरपोर्ट पहुंचकर छोड़ दिया। जासूस की हदायत के मुताबिक आधे घंटे के बाद काउंटर पर पहुंची तो उसे टिकट और अपने तमाम कागजात मिल गई। उसने काउंटर से पलटकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। एक मैगजीन स्टॉल के सामने पारस नजर आया। वो तेजी से चलती हुई उधर आई
और किसी मैगजीन का इंतखाब करने के बहाने पारस के करीब हो गई। वो अपने चेहरे के सामने अखबार खोले खड़ा था। आहिस्तगी से बोला, वो बोर्डिंग कार्ड लेने गया है। सुसाना ने एक मैगजीन की कीमत अदा की, फिर अपना बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए काउंटर पर आई। जिब्रील वहां से जा चुका था। उसने काउंटर गर्ल से कहा, अभी जिब्रील ग्रांट नामी शख्स को जो सीट दी गई है, मैं उसके साथ वाली सीट चाहती हूँ। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराकर कहा, तुम ना कहती तब भी मैं वही सीट देती। मैंने तुम दोनों की तस्वीरें अखबार में देखी हैं और दोनों के मुताल्लिक ऐसी हैरत अंगेज बातें पढ़ी हैं कि यकीन नहीं आता। सुसाना सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। बोर्डिंग कार्ड लेकर मुसाफिरों के वेटिंग हॉल में पहुंची तो वो एक जगह बैठा हुआ नजर आया। वो तेजी से चलती हुई आई। जिब्रील ने चौंक कर उसे देखा, फिर उछल कर खड़ा हो गया। खुशी से गरजते हुए बोला, सुसाना, मेरी सुसाना। दोनों गले मिल गए। उसकी खुशी इतनी गरजदार थी कि कितने ही मुसाफिर सहम कर खड़े हो गए। बच्चे रोने लगे और औरतें खौफजदा होकर दूर जाने लगी थीं। वो अपनी महबूबा को झिंझोड़ कर कह रहा था, तुम जिंदा हो मेरी जान, तुम जिंदा हो। तुम्हें बाजू में लेकर गले लगाकर भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मौत के मुंह से वापस आ गई हो। वो बोली, ये मुंह के सामने वाली मोहब्बत है। तुम तो मेरी लाश देखे बगैर जा रहे हो। छोड़ दो मुझे। क्यों मुझे गले लगा रहे हो? मुझे गलत ना समझो, मैंने उस अंधे कुएं के बारे में अच्छी तरह मालूम किया है। उसके अंदर जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आया। जब मुझे यकीन हो गया कि तुम वहां से वापस नहीं आ सकोगी तो मैंने फैसला किया कि पहले पेरिस जाकर तुम्हारे कातिल को कुत्ते की मौत मारूंगा, फिर यहां आकर अंधे कुएं में छलांग लगाकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सुसाना खुश होकर उस पर सदके वारी जाते हुए बोली, तुम मेरे साथ मरने के लिए यहां वापस आने वाले थे? ओह जिब्रील, तुम वाकई मेरे दीवाने हो। बाय द वे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे कत्ल करने की कोशिश करने वाला पेरिस में है? कौन है वो? वही जलील पारस जिसे तुम दोस्त समझती रही। जलील हो गए तुम। उसने जिब्रील को जोर का धक्का दिया। वो पीछे लड़खड़ाता हुए एक सोफे पर आकर गिरा, फिर अपने कई मन बोझ के साथ सोफे को लिए हुए दूसरी तरफ उलट गया। सुसाना ने एक बहुत बड़े पीतल के गमले को उठाकर उसके सर पर दे मारा। उस हॉल में भगदड़ मच गई। तमाम मुसाफिर दूर भाग रहे थे। वह पीतल का गमला जिब्रील के मुंह से लगकर दूर चला गया। उसके अंदर की मिट्टी फैलती चली गई। लाखों डॉलर्स का कालीन और फर्नीचर बर्बाद हो रहा था और टूट रहा था। वो कालीन पर से उठता हुआ बोला, तुम्हें क्या हो गया है? प्यार करते करते पागल कुत्तिया की तरह काटने लगी हो। पागल कुत्ते हो तुम जो मेरी जान बचाने वाले को काटने के लिए पेरिस जा रहे हो। वह हैरानी से बोला, जो तुम पर तेजाब से हमला कर रहा था, जिसने तुम्हें अंधे कुएं में गिराया, उसे तुम जान बचाने वाला कह रही हो? मुझ पर पारस ने हमला नहीं किया था। तुम्हारे सुपर मास्टर के आदमी मुझे तेजाब के जरिए मार डालना चाहते थे। मैंने तेजाब से बचने के लिए जानबूझकर कुएं में छलांग लगाई थी। उसने पूछा, सुपर मास्टर के आदमी तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे जबकि मैं उसका वफादार हूं? तुम्हारे मास्टर को यकीन हो गया है कि जिस तरह पारस ने मुझे दोस्त बना लिया, उसी तरह मैं उसके साथ मिलकर तुम्हें भी उसका दोस्त बनाऊंगी और तुम्हें सुपर मास्टर से बदजन कर दूंगी। वो जानता है कि तुम मेरे दीवाने हो। मेरी बातों में आ जाओगे। अगर मैं मार डाली जाऊंगी तो पारस तन्हा तुम्हें दोस्त नहीं बना सकेगा। वो जलील तुम्हारा सुपर मास्टर मुझे मार डालना चाहता है। मार्टिन रसल जिब्रील के दिमाग में मौजूद था। उसकी सोच में बोल रहा था, ये मेरी सुसाना नहीं कह रही बल्कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला कह रहा है, जिसने तनवीमी अमल के जरिए से जहनी तौर पर कनीज बना लिया है। ये उसकी पाबंद हो गई है। जैसा वो चाहता है वैसे ही ये बोलती है। जिब्रील ने अचानक सांस रोकी। मार्टिन रसल की सोच बाहर निकल गई। अगरचे जिब्रील को अपने दिमाग में पराई सोच के आने जाने का इल्म नहीं था, लेकिन दिमाग में ये बात भी आई कि मौत के मुंह से वापस आने वाली पारस को दुश्मन नहीं कह रही है तो इसमें कुछ हकीकत होगी। सुसाना अक्सर ताने देती है कि मेरे दिमाग में सुपर मास्टर का आदमी रहता है। आज क्यों ना सांस रोककर झूठ सच को मालूम किया जाए। वो बदस्तूर सांस रोकता रहा। सुसाना से बोला, क्या तुमने अच्छी तरह देखा था कि तुम पर हमला करने वाला पारस या पारस के आदमी नहीं थे? मेरी बात का जवाब देने से पहले सांस रोक लो। इस तरह ये बात यकीनी हो जाएगी कि अभी हमारे दिमागों में कोई नहीं है और हम अपनी मर्जी अपने हवास के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। वाह जिब्रील, तुमने बहुत ही दानिशमंदाना मशवरा दिया है। ये देखो, मैंने सांस रोक ली है और अपनी मर्जी से अपने हवास में रहकर बयान दे रही हूं कि पारस या उसके आदमियों ने मुझ पर हमला नहीं किया था। एक हमला करने वाले को मैंने साफ पहचान लिया। वो कई बार सुपर मास्टर का पैगाम्बर बनकर तुम्हारे पास आ चुका था। उसने तेजाब से हमला करते हुए कहा था, तू जिब्रील के सामने हमारे खिलाफ बोलने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। उनकी बातों के दौरान पुलिस वाले भारी तादाद में आ गए थे। उनके पास से जदीद हथियार थे, मगर वो जानते थे कि गोलियां ज़ाया होंगी। एक अफसर ने दूर ही से कहा, मिस सुसाना, मिस्टर जिब्रील हमारे मुल्क पर, हमारे शहर और एयरपोर्ट पर रहम करें। मुसाफिर सहम गए हैं, अपना सफ़र मुलतवी कर रहे हैं। हमें लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। प्लीज़ आप झगड़ा ना करें, आराम से बैठ जाएं। आप दोनों के लिए एक स्पेशल तैयारी का इंतजाम हो रहा है। सुसाना ने सोचा, अगर वो जिब्रील के साथ किसी अलग तैयारी में जाएगी तो पारस बिछड़ जाएगा। वो पेरिस तक भाई के साथ भी सफ़र करना चाहती थी। उसने दूर खड़े हुए और सहमे हुए मुसाफिरों की तरफ देखकर कहा, मैं तुम सब लोगों से मुआफ़ी चाहती हूँ। मुझसे और मेरे साथी से बहुत बड़ी हमाकत हुई है। हमें मुहज़्ज़ब इंसानों के दरमियान आकर जानवरों की तरह लड़ना नहीं चाहिए। एक बार हमारी गलती माफ़ कर दो।
मैं यकीन दिलाती हूँ सफ़र के दौरान तुम में से किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पारस सहमे हुए मुसाफिरों के दरमियान खड़ा हुआ था। उसने बुलंद आवाज से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी तरह आपने भी आज का अखबार देखा है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये दोनों फितरतन दरिंदे नहीं हैं। दुश्मनों के साथ दुश्मन और दोस्तों के साथ दोस्त होती हैं। हमें इनकी गलती को भुलाकर इन्हें दोस्त बनाना चाहिए। अगर हमने दोस्त ना बनाया तो फिर हम मुहज्जब कहलाने के हकदार नहीं होंगे। सबसे पहले मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने आगे बढ़कर सुसाना से फिर जिब्रील से मुसाफिया किया। उसे देखकर दूसरों को भी हौसला हुआ कि वो दरिंदे नहीं है, दोस्त बनाया जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर दूसरे भी आकर उन दोनों से मुसाफिया करने लगे। पुलिस वाले खुशी से तालियां बजाकर मुसाफिरों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दूसरी तरफ मार्टिन रसल सुपरमास्टर के नायब के पास पहुंचकर रिपोर्ट दे रहा था। जनाब, जिब्रील ने सांस रोक ली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं होता, फिर पता नहीं क्यों उसने सांस रोक ली। नायब ने कहा, दोबारा उसके अंदर जाओ। कैसे जाऊं? वो सांस नहीं ले रहा। आप जानते हैं, वो और सुसाना आधे घंटे तक सांस रोक सकती हैं। शायद उसने पराई सोच की लहरों को महसूस करके ऐसा किया है। अगर कोई पराई सोच की लहर आती तो पहले वो चौंकता, फिर उसे भगाने के लिए सांस रोकता। मैं यकीन से कहता हूँ कोई पराई सोच महसूस नहीं हुई। उसने मुझे भगाने के लिए ऐसा किया है। जब वो तुम्हें महसूस नहीं करता है तो फिर तुम्हें भगाने का अमल क्यों करेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश करो, बार बार उसके पास जाओ। वो तुम्हें जाता रहूंगा। तुमसे ये पूछने आया हूँ कि सुसाना की तरह वो भी हाथ से निकलता दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? वही जो सुसाना के साथ किया जा रहा था। पता नहीं पारस उसे किस तरह अंधे कुएं से निकाल लाया। हमें उस कुएं के चोर दरवाजे के मुतालिक मालूम होना चाहिए और यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उन दोनों रोबोट्स पर हमारे $1 मिलियन खर्च हुए हैं। हम दुश्मनों को इनसे फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। इससे पहले कि वो बाबा साहब के दायरे में जाकर पनाह लें, उन्हें तेज़ाब से नहला दिया जाएगा। उस त्यारे में मेरे कालाकार भी सफ़र कर रहे। मैं उसके दिमाग में रहकर जिब्रील पर नज़र रखूंगा और तुम्हें बदलते हुए हालात से आगाह करता रहूंगा। तैयारे के पायलट के दिमाग में भी जगह बनाओ। वह अहकामात की तामील के लिए जिब्रील के पास आया। इस बार उसे दिमाग में जगह मिल गई। जिब्रील ने उसे महसूस नहीं किया था, आराम से सांस ले रहा था। सुसाना उसके साथ त्यारे में बैठी कह रही थी, आखिर तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? क्या सोच रहे हो? मुझे भी बताओ। वो बोला, मकतूल अपने कत्ल का चशमदीद गवाह होता है। तुम भी अपने कातिलों की चशमदीद गवाह हो। मैं हैरान हूं कि जिसका वफादार हूं उसके आदमियों ने तुम पर कातिलाना हमले क्यों किए? मार्टिन रसल ने उसकी सोच में कहा। सुसाना के दिमाग में आर्मर घुसा हुआ है। वो सुसाना की जुबान से सुपर मास्टर के खिलाफ बोला है। जिब्रील ने सांस रोक ली। मार्टिन रसल बाहर निकल गया। जिब्रील अब भी उससे बेखबर था, लेकिन यह समझना चाहता था कि सांस रोकने से अपने ही अंदर की सोच में क्या फर्क पड़ता है। ऐसा करते हुए उसने अपने आप से पूछा, क्या सुसाना के दिमाग से कोई सुपर मास्टर के खिलाफ बोल रहा है? उसे कोई जवाब न मिला। मार्टिन रसल होता तो जवाब देता। अब यह जिब्रील के समझने की बात थी कि थोड़ी देर पहले दिमाग में यह सोच पैदा हो रही थी कि सुसाना के दिमाग में आर्मर घुसा हुआ है। अब ऐसी सोच नहीं है। इसका मतलब है सुपर मास्टर के आदमियों ने मेरी सुसाना पर हमले किए थे। मेरी मोहब्बत को मिटा डालने की कोशिश की गई। जब सुसाना कहती है कि पारस दुश्मन नहीं तो फिर नहीं है। क्या पारस और सुसाना के खिलाफ मेरे दिमाग में कोई सोच पैदा होगी? मैं सांस रोके मुखालफाना सोच का इंतजार कर रहा हूँ। वो इंतजार करने लगा। मुखालफाना सोच पैदा करने के लिए मार्टिन रसल ना आ सका क्योंकि वो सांस रोके बैठा हुआ था। वो अपनी ज़ात में इस कदर डूब गया था कि पास बैठी हुई सुसाना की बातें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। वो उसे झंझोड़ते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ खो गए हो? वह चौंक गया, फिर बोला, मैं अब तक सो रहा था, अब जागते रहने का तरीका मालूम हो गया है। वो तरीका क्या है? आइंदा मुझे अहम मामलात को समझने और किसी माकूल नतीजे तक पहुंचने के लिए सांस रोकना चाहिए। हाँ, मैं देख रही हूँ। सांस रोकने से शैतानी ख्यालात अंदर से निकल जाते हैं। उस वक्त वो सांस रोके हुए नहीं था। मार्टिन रसल फिर चुपके से आकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने जिब्रील के अंदर सवाल पैदा किया, पारस ने मेरी सुसाना को संधे कुएं से कैसे निकाला होगा जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता? जिब्रील ने यह सवाल सुसाना से किया। वो बोली, उस अंधे कुएं में एक अंधा गहरा राज है। आज भी मेरे और पारस के सिवा कोई वहां जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। यही तो मैं पूछ रहा हूं, तुम दोनों जिंदा वापस कैसे आ गई? वो बोली, क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ, तुमसे ताल्लुक रखने वाली हर बात का इल्म मुझे होना चाहिए। अच्छी बात है, तुम सांस रोको, मैं बताती हूँ। उसने सांस रोक ली। मार्टिन रसल दिमाग से निकलकर सुसाना को गालियां देने लगा। अब वो राज की बात नहीं सुन सकता था। वो जिब्रील से बोली, अभी तुमने सांस रोकी है। जब सांस लोगे तो शैतान आकर तुम्हारे अंदर से वो राज की बात मालूम करेगा। अभी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ है कि वाकई मेरे अंदर कोई छुप कर रहता है। वैसे सांस रोकने के नतायज अच्छे निकल रहे हैं। पहले शैतान की मौजूदगी का यकीन होना चाहिए, तब इंसान हमेशा मोहतात रहता है।
अभी हम आजमाइश के लिए यूं करते हैं कि मैं तुम्हें वो राज की बात नहीं बताऊंगी। सांस लेने के बाद तुम्हारे अंदर उस राज के मुताल्लिक सवाल पैदा हो तो तुम जवाब में सोचना कि यह सुसाना अजीब बात कह रही है। दूसरी बार सवाल पैदा हो तो जवाब में सोचना कि वो सिर्फ अजीब बात नहीं बल्कि अजीबोगरीब बातें बता रही है जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। जिब्रील ने कहा, तुम चाहती हो जब मेरे दिमाग में यह सवाल पैदा हो मैं किसी न किसी तरह टालता रहूं? हाँ, यूं बार बार एक सवाल पूछने का मतलब होगा कोई अंधे कुएं का राज मालूम करने के लिए बेचैन है। वो सांस लेकर एक रिसाला खोलते हुए तस्वीरें देखने लगा। मार्टिन रसल त्यारे में बैठे हुए आला कार के जरिए उन्हें देख रहा था। जब वो जिब्रील के दिमाग में आया तो वो सांस ले रहा था। उसने दिमाग में सोच पैदा की, ये अंधा कुआं आखिर क्या भला है? जिब्रील ने जवाबन सोचा, पता नहीं क्या भला है, यह सुसाना अजीब बात कह रही है। सवाल पैदा हुआ, भला अजीब बात क्या है? वो सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि अजीबोगरीब बातें बता रही है। आखिर क्या बता रही है? वो बेजारी से जवाबन सोचने लगा। एक तो सुसाना ने वहां का राज बताकर मुझे चकरा दिया है, दूसरी ये अंधे कुएं वाली बात बार बार दिमाग में पैदा करके मेरा सर और दुखा रही है। फिर सोच पैदा हुई, मैं खुलकर अंधे कुएं के मुताल्लिक सोचूंगा तो वो राज अच्छी तरह समझ में आएगा। जिब्रील ने रिसाला बंद करके सुसाना से कहा, तुम्हारी तदबीर कामयाब रही है। मेरे दिमाग में उस कुएं के मुताल्लिक बार बार सवालात पैदा हो रहे हैं। यह भेद खुल चुका है कि सुपर मास्टर ने किसी शैतान को मेरे अंदर छुपा रखा है जिसे मैं सांस रोककर ही भगा सकता हूं। उसने सांस रोकी। मार्टिन रसल भागता हुआ नायब सुपर मास्टर के पास पहुंचा। फिर बोला, जिब्रील को यकीन हो गया कि तुम्हारी तरफ से एक ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर छुपा रहता है। अब वो आपे से बाहर होगा, बागी हो जाएगा। पारस उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सुपर मास्टर कंप्यूटर के जरिए अपने नायब को हदायत देता था कि अपने टेलीपैथी जानने वालों के मसाइल किस तरह हल किए जाने चाहिए। उसने कंप्यूटर के जरिए सवाल किया, क्या वो त्यारा परवाज कर रहे? जी हाँ, परवाज कर रहे। क्या वहाँ तेजाब लाया गया है? जी नहीं, हमें ऐसी सिचुएशन की तवक्को नहीं थी। क्या बदतरीन सिचुएशन या बुरे हालात इतला देकर आते हैं? क्या तुम सोच नहीं सकते थे कि दोनों रोबोट्स को तेजाब के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकता है और उन्हें फना भी किया जा सकता है? लिहाजा तेजाब थोड़ी सी मिकदार में हमेशा अपने आलाकार के पास रखना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं जिब्रील को पारस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। तुम मौजूदा हालात में पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा सकते हो, त्यारी को अगवा करके किसी दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, लेकिन इन इकदामात से क्या हासिल होगा? मैं दोनों रोबोट्स को पारस से दूर ले जाऊंगा। तुम लोग हर पहलू पर तवज्जो नहीं देते हो। मुझे अफसोस है कि मेरे टेलीपैथी जानने वाले रसवंती की अकल रखते हैं, वो भी टेलीपैथी जानते हुए अकल से काम लेना नहीं जानती। क्या तुमने ये मालूम किया है कि चंद घंटे पहले सुसाना को अंधे कुएं से निकालने वाला पारस कहाँ छुप गया है? सुपर मास्टर, ये तुम्हारे सुराग रसानों का फर्ज है कि वो हमारे एक एक दुश्मन पर नजर रखें और उनके मुतल्लिक बर वक्त मालूमात हमें पहुंचाते रहें। चूंकि तुम्हारे किसी जासूस ने मुझे पारस के मुतल्लिक कोई इतला फराहम नहीं की, इसलिए मैं यही समझूंगा कि जासूस पारस से कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं या पारस हमारे दोनों रोबोट्स के साथ नहीं है, और अगर है तो ये तुम्हारे सुराग रसानों की फर्ज नाशनासी है। कुछ अपने तौर पर भी मालूमात हासिल की जाती हैं और यह समझा जा सकता है कि जो चालाक दुश्मन नजर नहीं आ रहा वो किसी रूप में छुपा हुआ है और बहुत मुमकिन है वो इस त्यारे में मौजूद हो। जी हाँ, बहुत मुमकिन है। फिर त्यारे को अगवा करके जहां भी ले जाओगे पारस वहां मौजूद रहेगा। मैं त्यारे को किसी जजीरे में पहुंचाकर उससे निमट लूंगा। हम पारस और अली तैमूर को एक जजीरे में घेर कर बहुत ज़बरदस्त नुकसान उठा चुके हैं। मैं पिछले नुकसानात और तल्ख तजुर्बात को भूल नहीं सकता। पहली बार पारस और अली तैमूर हमारे एक ख़ास जजीरे में थे। उस जजीरे की तबाही हमें नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन मैं उस त्यारे को किसी और जजीरे में उतारूंगा। यूं तो त्यारे को परवास के दौरान ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन जिब्रील अभी खुलकर हमारा मुखालिफ नहीं हुआ है और न ही उसने हमारे खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। लिहाजा उसे हमारा वफादार बनकर रहने का एक मौका देना चाहिए। पारस और सुसाना को ख़त्म करने की कोशिश करो। उसने नायब से राब्ता ख़त्म किया, फिर त्यारे में एयर होस्टेस के पास आया। उसने पहले ही अपने आलाकार के जरिए एयर होस्टेस की आवाज़ सुन ली थी। वो बेचारी एक मुसाफिर के लिए फलों का जूस ले जा रही थी। मार्टिन रसल उसे चलाता हुआ पायलट कैबिन में ले गया। वो पायलट के पास आकर बोली, ये लो जूस। पायलट ने हैरानी से कहा, मैंने जूस की फरमाइश नहीं की थी, फिर मुझे क्यों दे रही हो? उसने एयर होस्टेस के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वह चौंक कर पायलट और एक स्टीवर्ड की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? पायलट और स्टीवर्ड हंसने लगे। वह जल्दी से पलटकर कैबिन से बाहर चली गई। स्टीवर्ड ने कहा, भी नहीं है, आज पहली बार होस्टेस के फ़राइज़ अंजाम दे रही है, इसलिए कुछ बदहवास है। बदहवासी में और ज़्यादा हसीन लग रही है। वो जहर भी दे तो मुझे पी लेना चाहिए। मैंने जूस वापस करके गलती की। मार्टिन रसल उसके दिमाग में पहुंच गया। उस पर पूरी तरह कब्जा जमाकर परवाज का रुख बदल रहा था। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर ने बताया कि वो ऑफ द रूट जा रहे हैं, उसे अपने रूट पर वापस आना चाहिए। मार्टिन रसल ने पायलट को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने नहीं दिया, लेकिन को पायलट देख चुका था और पायलट से कह रहा था, जॉन मिलर, ये तुमने त्यारे का रुख क्यों बदल दिया है?
उसने को पायलट से कहा, आराम से बैठे रहो, मैं तुमसे ज़्यादा प्रवास के रूट को समझता हूँ। लेकिन कंप्यूटर तुम्हें गलत कह रहा है, तुम्हें सही रूट पर आने की हदायत कर रहा है। मैं अभी सही रूट पर आ जाऊँगा, तुम कैबिन से बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तुम फौरन प्रवास का रुख बदलो या ये सीट छोड़ दो, मैं इसे पेरिस की तरफ ले जाऊँगा। उसने पायलट का बाजू पकड़कर उसे उठाना चाहा। मार्टिन रसल उसे छोड़कर को पायलट के दिमाग में आ गया। उधर दिमागी तौर पर हाजिर होने वाले पायलट ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे कुछ हो गया था, मैं कहीं गुम हो गया था। यह त्यारा, ये कैबिन और तुम सब मुझे नजर नहीं आ रहे थे। स्टीवर्ड ने उसे सहारा देकर दूसरी सीट पर बिठाते हुए कहा, तुम प्रवास के दौरान कभी ज्यादा नहीं पीते हो, क्या आज ज्यादा पी ली है? को पायलट ने अपने साथी पायलट की जगह संभाल ली थी। उसने सीट पर आते ही कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। स्टीवर्ड ने कहा, तुमने इसे ऑफ क्यों कर दिया? ऑन करो, हमें रूट का पता चलना चाहिए। उसको पायलट ने बिल्कुल पायलट की तरह जवाब दिया, आराम से बैठे रहो, मैं तुमसे ज्यादा प्रवास के रूट को समझता हूँ। उधर जिस पायलट का दिमाग आजाद हुआ था वो एक हाथ से सर थामकर कह रहा था, ओ माय गॉड, अब समझ में आ रहा है, किसी टेलीपैथी जानने वाले ने मेरे दिमाग में आकर प्रवास की सिमत बदल दी थी। स्टीवर्ड ने कहा, बेशक, अब वो ख्याल ख्वानी करने वाला इस को पायलट के दिमाग में होगा। मार्टिन रसल ने को पायलट की जुबान से कहा, तुम दोनों ठीक समझ रहे हो, यह तैयारा मेरी मर्जी के मुताबिक प्रवास करेगा। तुम में से किसी ने मेरी मुखालफत की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्टीवर्ड ने एक झटके से कैबिन का दरवाजा खोलकर दूसरे स्टीवर्ड को मुखातिब करते हुए कहा, खतरा है, कोई ख्याल ख्वानी करने वाला? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मार्टिन रसल ने दिमाग के अंदर जलजला पैदा किया। वो चीख मारकर फर्श पर से उछला, फिर आधा कैबिन के दरवाजे से बाहर, आधा अंदर गिरकर तड़पने लगा। कितनी ही मुसाफिर औरतें सहम कर चीखने लगीं। मर्द उसके चीखने और गिरने की वजह मालूम करने के लिए अपनी सीटों से उठ गए। पारस ने स्टीवर्ड की अधूरी बात से समझ लिया था कि तैयारे में ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है और कैबिन के अंदर खतरा बन गया है। वह फौरन अपनी जगह से उठकर तेजी से चलते हुआ सोसाना के पास आकर बोला, कम ऑन, हरी अप, कैबिन के अंदर से जहाज के अमले को बाहर करो, फिर किसी को अंदर ना जाने दो। वह दोनों दौड़ते हुए कैबिन के पास आए। पारस दरवाजे पर पड़े हुए स्टीवर्ड को खींचकर मुसाफिरों के दरमियान लाया। सोसाना ने अंदर पहुंचकर एक पायलट को गोद में उठाकर उसे कैबिन के बाहर फेंक दिया। पारस ने को पायलट की गर्दन पीछे से दबोच ली। जब उसकी सांस रुकने लगी तो मार्टिन को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। चंद सेकंड के बाद ही पारस ने उसे एक तरफ हटाकर पायलट की सीट संभाल ली। सोसाना को पायलट के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींचती हुई बाहर लाई। जिब्रील ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो बोली, तुम्हारा सुपर मास्टर हमें अगवा करना या त्यारे के साथ फना कर देना चाहता है। अगर तुम उसकी वफादारी में आए हो तो मेरी लाश पर से गुजर कर कैबिन में जाओगे और मेरी लाश पर से गुजरने के लिए तुम्हें पसीना आ जाएगा। सोसाना मेरी जान, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे दिमाग में कोई नहीं आएगा, मैं वक्फे वक्फे से सांस रोक रहा हूं। वो खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो जिब्रील, इसलिए तो सोसाना तुम पर मरती है। देखो, सिर्फ सांस रोकने से काम नहीं चलेगा। दुश्मन पायलट कैबिन में नाकाम होने के बाद दूसरे हथकंडे आजमाएगा। एक मुसाफिर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने पायलट वगैरह को यहां ला फेंका है, क्या तैयारी को अगवा करके कहीं ले जा रहे हो? जिब्रील ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मैं एक बार कहूंगा, मेरी बातों पर अमल ना किया गया तो दम बाहर कर दूंगा। एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला इस तैयारी को तबाह करना चाहता है। हम इसे हिफाजत से पेरिस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सब मेरी बातों पर यकीन कर लो। अगर यकीन नहीं करोगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शख्स खिड़की के नाकाबिले शिकस्त शीशे को घूंस से मारने लगा। उसके पास बैठे हुए मुसाफिर ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने पलटकर मुसाफिर के मुंह पर घूंसा जड़ दिया। फिर वो इसी तरह खिड़की को तोड़ना चाहता था। जिब्रील ने उसे गर्दन से पकड़कर सीट पर से बुलंद किया। फिर मुसाफिरों से कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला इसी तरह तुम्हें से हर एक के दिमाग पर कब्जा जमाएगा और तुमसे ऐसी हरकतें कराएगा जिससे त्यारे को नुकसान पहुंचे। उससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हारे दिमाग में जब भी त्यारे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल पैदा हो, फौरन सांस रोक लो। चंद सेकंड के लिए सही सांस रोकोगे तो वह शैतान तुम्हें आलयकार नहीं बना सकेगा। मार्टिन रसल का खास आलयकार उस वक्त टॉयलेट में था। सब मशीन गन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रहा था। एयरपोर्ट में मुसाफिरों के सामान को बड़ी सख्ती से चेक किया जाता है। एक एक सामान एक्सरे मशीन के सामने से गुजरकर स्क्रीन पर देखा जाता है। कोई एक चाकू भी त्यारे में सफर के दौरान अपने पास नहीं रख सकता। कुजा ये कि वो सब मशीन गन छुपा कर ले आया था। उसे त्यारे में पहुंचाने के लिए मार्टिन रसल ने उन अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमाया था जो एक्सरे मशीन के जरिए या अलार्म इंडिकेटर के जरिए छुपी हुई चीजें बरामद कर लेते थे। उन अफसरान को ट्रैप करने के बाद मशीन गन को त्यारे में लाना कुछ मुश्किल ना था। वाले कार सब मशीन गन लेकर टॉयलेट से बाहर आया, फिर ललकारते हुए बोला, जिब्रील और सोसाना, मेरी तरफ कदम उठाने से पहले अच्छी तरह यकीन कर लो कि जितनी देर में तुम मुझ तक पहुंचोगे उतनी देर में यह मशीन गन कम से कम 25 मुसाफिरों को मार गिराएगी। मैं 3 तक गिन रहा हूं। गिनती खत्म होने से पहले पायलट को उसकी सीट पर वापस भेज दो और अपने साथी को कैबिन से बाहर बुला लो। उसने गिनती शुरू की, 1,
सुसाना ने पलटकर पूछा, पारस हमें क्या करना चाहिए? उसने गिनती सुनाई, 2। पारस ने कहा, इनसे कहो पायलट यहाँ आ सकता है, मैं बाहर आ रहा हूँ। मार्टिन रसल पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा कर कैबिन में आया, फिर बोला, तुम यकीनन पारस हो, बड़ा अच्छा उलिया बना रखा है, चलो उठो। पारस ने उठते हुए कहा, मैं इस बेचारे पायलट को क्या कह सकता हूँ, ये अपने इख्तियार में नहीं है और तुम टेलीपैथी के गुरूर में अपने इख्तियार से बाहर काम कर रहे हो। चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। पायलट हंसते हुए बोला, आगे वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो, बेशक आगे वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। वो कैबिन से बाहर आ गया।